वेलकम, दिस इज पीजे रिपोर्ट्स एंड आई एम प्रशांत झा। चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था कि देखो स्टेट क्राफ्ट क्या होता है, स्टेट डिप्लोमेसी क्या होती है। तो भैया अगर आपका दुश्मन स्ट्रांग है तो उसके साथ दोस्ती कर लो, ठीक है। अगर आपका दुश्मन छोटा है, कमजोर है, तो उसको झापड़ मारो, निकल जाओ। ऐसा उन्होंने नहीं बोला था, पर उनका मीनिंग यही था। अभी वही सिचुएशन जो है, और उनके हिसाब से ये भी था कि देखो इमोशनल नहीं होना है स्टेट डिप्लोमेसी में। अब इमोशनल होने से क्या मतलब है कि जैसे हम देखते हैं ना कि ह्यूमन नेचर क्या होता है कि अगर उसका किसी इंसान का कोई दुश्मन है तो जो प्रैक्टिकल इंसान होता है वो अपने दुश्मन को अपने करीब रखता है ताकि उसके प्रॉब्लम्स उसके बारे में पता चलता रहे। और जो इम्प्रैक्टिकल होता है, जो मतलब सीरियस नहीं होता, इमैच्योर होता है, वो क्या करता है, हाँ उसकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मुंह घुमा लो। तो मुंह घुमा लेने से आपका दुश्मन जो है आपका दोस्त नहीं बन जाएगा। यही सिचुएशन इंडिया भी फॉलो कर रहा है। और इसी वजह से आज का जो मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स है, इस लाइन के बारे में मैंने बहुत दिन से सोचा था कि कभी यूज करूंगा। क्या बोलता है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स नॉर एनी परमानेंट एनिमीज। जो परमानेंट है वो है परमानेंट इंटरेस्ट, मतलब कि आपका कोई भी परमानेंट न दोस्त है न दुश्मन है पाकिस्तान। तो अब उसमें सिचुएशन में क्या है कि आप जो है वो सभी को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद इसी के क्रम में जो है वो चाइना और इंडिया पास आते हैं। चाइना को है कि एससीओ समिट में मोदी जी को बुलाया जाए। इंडिया को है कि भैया इस साल तुम्हारा एससीओ समिट है, अगले साल ब्रिक्स होना है, तो भाई तुमको भी आना होगा। इसी वजह से प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले 3-4 मुद्दों के ऊपर में कल बात हुई। उसके बाद जाकर के मोदी जी से मिलने के बाद जब ये अजीत डोभाल जी से मिलते हैं, उस टाइम पे बहुत बड़े डिसीजंस के ऊपर में कंफर्मेशन की जाती है कि देखो आज तक जो चाइना का सिचुएशन था वो ये था कि भाई मुझे परमानेंट बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर नहीं करना है, मतलब फिक्स नहीं करना, मुझे नहीं करना है। बहुत सारे उसके फायदे थे, उसके बारे में आपको बताऊं। कभी नहीं, इंडिया ने बहुत कोशिश किया कि चाइना भाई देख लो यार, प्रॉब्लम मत करो, बाउंड्री को जो है वो फिक्स कर लो, मैकमोहन लाइन जो है उसको मान लो। लेकिन चाइना बोलता नहीं नहीं आज नहीं करेंगे, नहीं नहीं कल नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि वांग यी की तरफ से, चाइना की तरफ से बोला ठीक है भाई, अब देखो मेरा भी सिचुएशन अच्छा नहीं है, हमको उधर यूएसए परेशान कर रहा है, तुमको भी यूएसए परेशान कर रहा है, तो इस बीच में क्या करते हैं, बाउंड्री को फिक्स कर लेते हैं। और रशिया की तरफ से भी दोनों चाइना और इंडिया को सजेशन है कि आप जो है वो ब्रिक्स को स्ट्रांग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट जो दुश्मन है वो यूएसए है। आप लोग अगर दुश्मनी कीजिएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा। वाजपेयी जी तो कहते ही थे कि देखो हम जो अपना पड़ोसी है उसको मतलब चेंज नहीं कर सकते, वो तो वही रहेगा, तो उसके साथ जो है वो तालमेल बिठा के रखो। इसी क्रम में जो पहले कुछ चीजें बताते हैं आपको, उसके बाद जो मेजर चीज आता है परमानेंट बाउंड्री को लेके वो आपको बताएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, सबसे पहले 24th राउंड ऑफ इंडिया चाइना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स होता है। अब देखो ये अजीत डोभाल जी और वांग यी के बीच में होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट थे उनको सॉल्व करने की कोशिश। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले अर्ली हार्वेस्ट, मतलब कि जहां पे टेंशन कम है। टेंशन कहां कम है, अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा बहुत कम है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के लिपू लेक के पासेस के जगह पे कम है, मतलब गलवान वैली सिचुएशन में अभी भी दिक्कत है वहां पे। तो इन सब जगहों पे जहां पे टेंशन कम है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो हम और जगह भी जो है वो अपने बाउंड्रीज को ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक्सपर्ट ग्रुप फॉर्म होता है। एक्सपर्ट ग्रुप मतलब कि सिर्फ पहले मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं वो बात करते थे। मिलिट्री ऑफिशियल्स यार वो तो उनका गर्म खून होता है, ठीक है। उसके बाद जाकर के जो एक्सपर्ट ग्रुप में मिलिट्री ऑफिशियल्स के से ज्यादा लीडरशिप के ऊपर में ध्यान दिया जा रहा है, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके ऊपर में ध्यान दिया जा रहा है कि भाई मुझे बॉर्डर के ऊपर में बात नहीं करना, मतलब बॉर्डर पे जाके बात नहीं करना है, मुझे टेबल के ऊपर में बात करना है। जिसकी वजह से अब ऐसा नहीं कि बात कर रहे हैं रिवॉल्वर लेके चल रहे हैं, नहीं। तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, वर्किंग लेवल बॉडीज बनी ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाए। डे टू डे जो बॉर्डर में मिसमैनेजमेंट होता है, पहले हम बॉर्डर इश्यूज को लेके चाइना से बात ही नहीं करते थे, अब जो है वो बात करना हमने शुरू किया है। उसके बाद मिलिट्री प्लस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन होना शुरू हो गया। डायरेक्ट फ्लाइट की वजह से जो है वो चाइना को हेवी लॉसेस हो रहा था, इंडिया को भी हो रहा था, पर चाइना को ज्यादा हो रहा था। इंडिया को अलग दूसरी और अलग कारणों की वजह से हो रहा था। अब उसके बाद रिलीजियस पिलग्रिमेजेस को भी जो है वो अलाउ किया गया कि भैया चाइना से जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं वो इंडिया में बोध गया, बिहार जैसे जगहों पे आ सकते हैं, और इंडिया के जो हैं वो लोग मानसरोवर कैलाश यात्रा पे जा सकते हैं। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर में डैम बनाया गया था चाइना के द्वारा, तो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर में बोला गया कि भाई आप जो है हमें जो है वो रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए, कैसे बना रहे हैं ये सब शेयर कीजिए, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जो है वो तो इंडिया में भी आता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें बात हुई। अब जो उसके बाद तीसरा बात हुआ वो हुआ ट्रेड को लेके कि भाई ट्रेड तो रीओपन करना है ना, तो ट्रेड कैसे रीओपन करेंगे, तो पासेस के थ्रू जो ट्रेड होते थे, सबसे पहले आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में जो आपका शिपकिला पास है वो खोला गया। उसके बाद जो लिपू लेक पास है जो आपका उत्तराखंड के पास है वो खोला गया। उसके बाद ये जो सिक्किम के पास नथुला पास है, इन तीनों पासेस के थ्रू इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, अब थोड़ा मैं आपको बताता हूं कि जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इश्यूज रहे हैं, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए, इंडिया और चाइना जो है वो करीब 3488 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। वो कहां कहां शेयर करता है, वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न कहां,
तो आपका ये JNK के पास जो अक्साई चीन वाला इलाका है वो हो गया। उसके बाद मिडिल मतलब ये आपका जो सिक्किम वाला पार्ट हो गया वहां पे डोकलाम इश्यूज वाले में। उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर्स जो अरुणाचल प्रदेश का है वो। तो कोई भी फॉर्मल डिमार्केशन जो है वो 1947 से पहले तक नहीं होता, बस बात चल रही होती है। उसके बाद जब देश आजाद होता है तो फिर हम जो है मैकमोहन लाइन को मानने लगते हैं। और देखिए इसमें भी जो है वो चाइना का मतलब ब्रिटिश का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे योगदान है? तो भाई देखो, जब ब्रिटिश इंडिया था और तिब्बत के ऊपर में चाइना का कंट्रोल नहीं था, बस ये था कि हाँ आज न कल हम कर लेंगे, तो तिब्बत और इंडिया और चाइना तीनों को, अब देखो होना तो नहीं चाहिए था, चाइना को नहीं बुलाना चाहिए था, पर तीनों के बीच में बॉर्डर एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसमें दो बॉर्डर एग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा फेमस है। एक जॉनसन अर्धगाह लाइन है जो कि इंडिया के द्वारा माना जाता है। ये 1865 के टाइम पे ये शायद साइन किया गया, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता। तो ये उसके बाद ये इंडिया की तरफ से साइन किया जाता है, जिसमें जो पूरा अक्साई चीन वाला पार्ट है, जो पूरा मतलब वो अक्साई चीन से ऊपर भी कुनलुन माउंटेन तक जो है वो इंडिया की बाउंड्री जो है वो जाती थी, ये इंडिया के द्वारा फेवर किया जाता था। उसके बाद जो दूसरा है, जब ब्रिटिश इंडिया को लगा कि यार दिक्कत हो जाएगा, फिर 1890s के टाइम पे मैकार्टनी मैकडोनाल्ड्स लाइन को लाया गया, जिसमें अक्साई चीन को जो है वो चाइना का पार्ट बताया गया, मतलब तिब्बत का पार्ट बताया गया, और इसको जो है वो ऑफ कोर्स चाइना के द्वारा फेवर किया गया। अब ये समझ में तो आपको आ गया। अब मैं आपको जो समझा रहा हूं वो ये कि ऐसा पहली बार क्यों हो रहा है, कि चाइना की तरफ से क्यों बोला जा रहा है कि परमानेंट बाउंड्री को सेटल कीजिए, दिक्कत नहीं करना होना चाहिए। तो क्योंकि इससे पहले इंडिया ने कई बार कोशिश की कि भैया चाइना के साथ हम जो बॉर्डर्स हैं वो रिजॉल्व कर ले, वो जो है वो ठीक कर ले, लेकिन चाइना मानता ही नहीं था। क्यों नहीं मानता था? अब देखो 1904, अब देखो मैं आपको यहां पे बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, गौर से सुनिएगा, आपको पूरी की पूरी जो चाइना की जो स्ट्रैटेजी है ना वो आपको पता चल जाएगा कि क्यों चाइना इंडिया के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अब देखो 1954 के टाइम पे पंचशील एग्रीमेंट होता है इंडिया और चाइना के बीच में। अब उस पंचशील एग्रीमेंट में बोला जाता है कि देखो भैया, हमारा जो बॉर्डर्स है, आपका जो बॉर्डर है जो भी हो गया है उस सबको रहने देते हैं, आप तिब्बत को जो है वो ऑक्यूपाई कर लिए, ठीक है, रहने देते हैं, तिब्बत को आप ही का पार्ट है, हम मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर चाइना भी एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना की तरफ से बोला जाता है, नेहरू जी इवन पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हमें चाइना की तरफ से आश्वासन मिला है कि हम जो है वो इंडिया की बॉर्डर्स के ऊपर में अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं वो 1950s के टाइम पे वो अक्साई चीन के बगल में जो है वो G219 जो है वो हाईवे बनाने लगते हैं। तो फिर इंडिया को बहुत गुस्सा आता है कि भाई ये क्या तुम ड्रामा कर रहे हो या धोखेबाज कहीं के। तो फिर चाइना जो है, चाइना को इंडिया की तरफ से नेहरू जी का फोन जाता है, वो कहते हैं कि भाई आप तो बोले थे यार कि आप इंडिया के लैंड को कैप्चर नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। तिब्बत के बाद तो इंडिया भी कंसर्न हो गया था। तो चाइना बोलता है कि हम ये ना बोले थे कि हम इंडिया के टेरिटरी को कैप्चर नहीं करेंगे, अक्साई चीन तो हमारा है। तो नेहरू जी बोलते हैं दगाबाज कहीं के, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद फिर 1950s के टाइम पे फॉरवर्ड पॉलिसी इंडिया की भी लाई जाती है, ट्रुप्स मूवमेंट बढ़ाई जाती है बॉर्डर्स में। तब सिचुएशन होती है कि प्रॉब्लम हो जाएगा, तब जो इन लाइन है वो इंडिया आते हैं। अब देखो हिपोक्रेसी देखो, इंडिया आते हैं 1960s में और बात की जाती है कि ठीक है भाई, चाइना जो है वो इंडिया जो है वो अक्साई चीन का पार्ट जो है वो चाइना को दे देगा, ऐसा बात चल रहा था। लेकिन फिर पार्लियामेंट में हंगामा हो गया। इसके बदले में इंडिया बोल रहा था कि अक्साई चीन का पार्ट चाइना का हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर में कंट्रोल जो है वो चाइना इंडिया का मान लेगा, ठीक है। ये सी चीजें होती है, लेकिन जो है वो फिर से पीस डील नहीं हो पाता है। और उसी 2 साल के बाद जब सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो गया था, 2 साल के बाद 1962 का वॉर होता है, और उस वॉर में जो है वो इंडिया चाइना की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश में बोलता है कि भाई देखो बोले थे अरुणाचल प्रदेश को हम तुमको दे देंगे, तुम हमको अक्साई चीन दे दो, अक्साई चीन हमको दिए नहीं, देखो हम अरुणाचल प्रदेश में अटैक कर रहे हैं। और इसी बीच में जो है वो फिर 1962 का वॉर होता है, अरुणाचल प्रदेश में अटैक करता है चाइना, फिर वापस चला जाता है, ठीक है। क्योंकि कभी से अरुणाचल प्रदेश उस तरीके से चाइना को नहीं चाहिए होता है, चाइना को चाहिए था अक्साई चीन का पार्ट, और वो हम दे नहीं रहे थे, ठीक है। क्यों देंगे भाई, ठीक है। ये सारी सिचुएशन थी। उसके बाद जाकर के फिर राजीव गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी का दौर आता है। फिर राजीव गांधी जी भी कोशिश करते हैं, राजीव गांधी जी खुद 1988 में बीजिंग तक पहुंच जाते हैं, बीजिंग पहुंच जाते हैं, और वो जो है वो LAC के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चाइना जो है वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की तो बात करता है, लेकिन फिर से मैप्स एक्सचेंज करने के ऊपर में मना कर देता है, बॉर्डर्स को रीसेटल करने के लिए मना कर देता है, और जो पूरा मतलब LAC वाला प्रॉब्लम है ना, इसको चाइना सोचता है कि अभी हम ग्रो कर रहे हैं, बाद में जो है हम अक्साई चीन को ऑक्यूपाई कर लेंगे, अरुणाचल प्रदेश को, जिनका जो पाम एंड 5 फिंगर्स वाला पॉलिसी है वो करते हैं। तो ये भी टॉक फेल हो जाता है। उसके बाद 1993 में से लेके 1996 में फिर से होता है। फिर हम क्या करते हैं, काउंटर ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो लेते हैं। फिर से हम कोशिश करते हैं मतलब चाइना से बात करने की, मैप को एक्सचेंज करते हैं, LAC को डिमार्केट करते हैं। चाइना की तरफ से भी कोशिश होता है, लेकिन उस टाइम पे चाइना जो है वो मना कर देता है, बोलता है कि अभी जो है कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है, और इसीलिए जो है उस टाइम पे मना हो जाता है। फिर वाजपेयी जी का टाइम आता है 2003 से 2005 के बीच में, और आपको पता होगा कि जब नेहरू जी पहली बार गलती करते हैं, ठीक है, जो LAC वाले पार्ट को लेकर के, और अब फिर से
वाजपेयी जी के टाइम पे एक गलती होती है। क्या गलती होती है मैं आपको बताता हूं, पर उससे पहले जब वाजपेयी जी जाते हैं चाइना, वहां पे उनको प्रॉमिस किया जाता है कि भाई बॉर्डर सेटलमेंट हो जाएगा। 2005 में पॉलिटिकल पैरामीटर्स गाइडिंग प्रिंसिपल लाया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि जो पॉपुलेशन वाले इलाके हैं उनके ऊपर में जो है वो एक दूसरे को जो है वो अटैक नहीं करेंगे, जिसमें ज्यादा बेनिफिट है। कहने का मतलब यही है कि आप अरुणाचल प्रदेश का क्लेम हमको दे दीजिए और अक्साई चीन का पार्ट के ऊपर में हम आपका कंसीडर करने की कोशिश करेंगे, ऐसा होता है। फिर 2006 में फिर से चाइना बदल जाता है, फिर से अपना स्टैंड चेंज कर देता है। और इसके क्रम में एक बहुत बड़ी चीज डेवलपमेंट आती है, वो ये आती है कि 2003 के टाइम पे ना, अब देखो ये थे भैया सुद्धा बुद्धा आदमी, बहुत मतलब फिलॉसफी को मानने वाले, आइडियलिस्टिक थे, ठीक है, और प्रैक्टिकल तो थे ही ऑफ कोर्स। जो वो जैसे अभी के टाइम पे यूएसए के साथ प्रॉब्लम है ना, वैसे ही उस टाइम पे जो है वो इंडिया जो है वो न्यूक्लियर ये कर रही थी, एक्सपेरिमेंट कर रही थी, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे, जिसकी वजह से यूएसए के द्वारा सैंक्शन लगा दिया जाता है। फिर इंडिया सोचता है कि हम जो है वो यूएसए को छोड़ के चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं। चाइना के साथ तो चाइना का भी था कि हाँ भाई ठीक हो जाए, तो उसी क्रम में चाइना जो है वो इंडिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। चाइना बोलता है कि ठीक है, आप जो है एक काम कीजिए, आप बोल दीजिए कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है। देखो ताइवान को लेके हम 1950s के टाइम से ही बोल रहे थे कि भाई जो ऑफिशियल हमारा जो स्टैंड है वो ये कि भैया जो चाइना है, ताइवान मतलब वन चाइना पॉलिसी, ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है। लेकिन बीच में हम जो है वो नहीं बोल रहे थे 1962 के बाद। तो इस टाइम में क्या होता है, इनको बोला जाता है कि आप बोल दीजिए कि तिब्बत और ताइवान दोनों जो है वो चाइना का पार्ट है, वन चाइना पॉलिसी में आप जो है वो भरोसा रखते हैं, ठीक है। लेकिन फिर सिचुएशन ये होता है कि जो वाजपेयी जी हैं वो प्रखर रूप से कह देते हैं, आज तक हमने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था, 2003 से लेकर 5 के बीच में हम कहते भी हैं कि देखो वन चाइना पॉलिसी में इंडिया भरोसा रखता है, ताइवान और तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है। अब इसके क्रम में चाइना को बोलना था कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जो वो एलएसी वाला पार्ट है वो इंडिया का है। लेकिन मतलब एलएसी तो नहीं भी, वो जो अक्साई चीन वाला पार्ट है वो नहीं भी, लेकिन कम से कम अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बारे में बोलना था। पर इंडिया को उतनी जीत नहीं होती है, इंडिया तो मुंह से बोल लेता है कि भाई हो गया पार्ट। वही सिचुएशन अभी भी हो रहा है कि चाइना पूरा दबा के पूरा देश को बोल रहा है, अपने देश को बोल रहा है कि देखो इंडिया वाला जो है जयशंकर जो है वो कह रहा है कि ताइवान जो है वो इंडिया का पार्ट है, जो कि फेक न्यूज है। इसकी तरफ से हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बाद में क्लैरिफिकेशन भी दिया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी लेकिन फेक न्यूज फैलाया जाता है। पर उस टाइम में ताइवान और तिब्बत के बारे में इंडिया के वाजपेयी जी कहते हैं कि ये दोनों जो है वो चाइना का पार्ट है, और चाइना बस इतना बात कहता है कि सिक्किम इंडिया का पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में फिर से नहीं कहता है। और यही जो है वो चाइना का जो है वो एक तरीके से मिसट्रस्ट बढ़ा देता है इंडिया के टाइम में। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये है ना कि जो चाइना है वो बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व क्यों नहीं करना चाहता, परमानेंट बॉर्डर्स जो है वो इंडिया के साथ सेटल करने की कोशिश क्यों नहीं करता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि देखो चाइना में अब जो अथॉरिटेरियन रिजीम है, तो उनको अगर कभी भी, अब देखो 2019 में बहुत सारे कोविड की वजह से 2020 में बहुत सारे लोग मरे थे चाइना में, अब उनको कुछ तो बहाना चाहिए था, डिस्ट्रैक्शन चाहिए था, मतलब अब वहां पे इलेक्शन तो होता नहीं है, तो वहां के जो पॉपुलेशन है उनको तो डिस्ट्रैक्ट चाइना कैसे करेगा, तो चाइना डिस्ट्रैक्ट ऐसे करेगा कि भैया इंडिया के ऊपर में वॉर कर दो। अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन ये है कि जब भी चाइना को अपने देश का ध्यान भटकाना होता है, चाइना इस तरह की हरकत करता है। उसके बाद ये रहता है कि चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में भरोसा रखता है, वो बोलता है कि हम जो है वो हमारा सब कुछ है, दुनिया का कुछ नहीं है। इस तरह से ये सिचुएशन था। और एक होता है ना ईगो, जब चाइना का ग्रोथ पीरियड चल रहा होता है तो लोग कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम तो जो है दुनिया को अपने कंट्रोल में लेके आ ही जाएंगे। सेम सिचुएशन ब्रिटिश का भी था, सेम सिचुएशन चाइना का भी हो जाता है। उसके बाद इंडिया को चेक में रखने के लिए भी एलएसी को वो सॉल्व अगर कर देंगे, बॉर्डर के जो मैप्स हैं वो एक्सचेंज कर लेंगे, बॉर्डर फिक्स कर लेंगे, फिर इंडिया को परेशान करने के लिए उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। इसी वजह से जो है वो ये करते थे। उसके बाद जो इंडिया का अलायंस है वेस्टर्न पावर्स की तरफ, ये भी बढ़ रहा था, तो ये चाइना सोच रहा था कि भैया वेस्टर्न पावर का बढ़ रहा है, उसके बाद दिक्कत हो जाएगा, इंडिया जो है वो मिलके हमें वेस्टर्न पावर्स के साथ मिलके हमें सताएगा, ताइवान को लेके भी करेगा। तो इसी वजह से फ्यूचर में चेक में रखने के लिए इंडिया को ऐसा काम करता है। लेकिन सिचुएशन बदल जाता है, सिचुएशन 2014 के बाद बदल जाता है। अब इंडिया जो है वो 1962 और 2013 वाला इंडिया नहीं है, सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। सिचुएशन कैसे कंप्लीटली चेंज हो जाता है तो आपको हम बताते हैं। देखिए, जब एक कंट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल है, दूसरा कंट्री वीक है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो दो कंट्री जब ऐसा होता है सिचुएशन, जैसे इंडिया एक टाइम पे वीक था और चाइना बहुत स्ट्रांग था, तो उस टाइम पे चाइना इंडिया को दबाने की कोशिश करता है, बॉर्डर जो है वो सेटल करने की कोशिश नहीं करता, परमानेंट बाउंड्री नहीं बनाने की कोशिश करता है। वही सिचुएशन चाइना और रशिया के टाइम में भी था कि रशिया चाइना के बीच में भी वॉर हुए हैं, मतलब छोटा मोटा स्कर्मिश हुआ है, उनके बीच में भी बॉर्डर इश्यूज थे। अब जब रशिया पावरफुल था तब वो सॉल्व नहीं कर रहा था, ठीक है। अब जब रशिया कमजोर हो गया, चाइना थोड़ा पावरफुल हो गया, दोनों इक्वल हो गए, फिर दोनों क्या किए, दोनों ने अपने बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व कर लिया। अब दोनों के बीच में एक परमानेंट बाउंड्री एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से आप देखते होंगे रशिया चाइना के बीच में अच्छी दोस्ती है, दोनों के बीच में प्रॉब्लम नहीं होता।
ठीक है, ये चीज है। उसी तरीके से इंडिया पहले वीक था, अब इंडिया भी स्ट्रांग हो रहा है, चाइना भी स्ट्रांग, चाइना स्ट्रांग था, अब धीरे धीरे वो कमजोर होते जा रहा है। तो और दोनों की वजह से प्रॉब्लम है। तो अब इंडिया जो है 1962 और 2013 वाला तो है नहीं, इंडिया जो है वो अब थोड़ा स्ट्रांग हो गया। इंडिया का अप्रोच पहले डिफेंसिव हुआ करता था, अब जो है वो मतलब काउंटर करने वाला है। पहले हम जो है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करते थे, अब हम जोर शोर से करते, तुम बनाओगे हम भी बनाएंगे, ले, ठीक है। तो ये सिचुएशन था। पहले नहीं बिल्ड करने के पीछे जो इंडिया का स्टैंड था वो ये कि अगर चाइना नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर कर भी लेगा तो वहां पे अगर रोड ही अच्छे नहीं होंगे, पुल ही नहीं होंगे अच्छे, तो नॉर्थ ईस्ट को ना कैप्चर कर लेगा इंडिया जो है, चाइना जो है वो मेनलैंड इंडिया में तो आएगा नहीं। तो इस तरह की थिंकिंग थी इंडिया की इन अ लॉन्ग रन। लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं यार, इतना कमजोर क्यों बनने हैं, हमें भी अपना दिखाना है वर्चस्व, हम भी बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं। इसके बाद जो है वो इंडिया भी अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है। ये सब चाइना को समझ में आता है। चाइना जो पहले सलामी स्लाइसिंग में बिलीव करता था कि हाँ पहले जो है हम थोड़ा दूर कैप्चर कर लेंगे, फिर अरे भाई भाई भाई, फिर नॉर्मल हो जाएगा सिचुएशन, फिर कैप्चर कर लेंगे, फिर भाई भाई भाई, फिर नॉर्मल हो जाएगा सिचुएशन। अब इंडिया ऐसा कर नहीं रहा है। तुमने 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट किया, फिर सिचुएशन देख लो, दिक्कत हो गया हमारा। गलवान वैली के साथ इंसिडेंट के बाद हमने देखा है कि कैसे इंडिया जो है वो यूएसए के साथ बहुत अच्छे, उससे पहले भी लेकिन उसके बाद और ज्यादा यूएसए के साथ रिलेशन हमारा स्ट्रांग बनने लगा था। मिलिट्री पैक्ट हम साइन करने लगे थे, लिमोआ, कॉम का सब, बेका, ये सब हम साइन करने लगे थे। क्वाड जो है वो तेजी से उभर के आ रहा था। उसके बाद जो आपने देखा होगा एशिया पैसिफिक जो है वो इंडो पैसिफिक हो गया, मतलब इंडिया जो है वो अब मेन प्लेयर बनने लगा था। और सिचुएशन क्या है पता है आपको, पाकिस्तान का जो कार्ड है जो चाइना खेल रहा है वो भी अब फेल हो रहा है। कैसे फेल हो रहा है, तो आपको हम बता दें कि सबसे पहले जो पाकिस्तान का जो कार्ड है वो इसीलिए फेल हो रहा है कि जो पाकिस्तान में उसने सीपैक बनाया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया था, ग्वादर पोर्ट बनाया था कि हम भाई इंडिया को इनसर्कल करेंगे, हम जो है वो अरेबियन सी में अपना एंट्री लेंगे, वो सब फेल हो रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बहुत सारी रीजन्स हैं, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, इंजीनियर्स मारे जाते हैं, उसके बाद करप्शन तो होता ही है पाकिस्तान का, ये सारी सिचुएशन चल रही है। उसके बाद चाइना में खुद भी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहे हैं, उनका जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो क्राइसिस में है। उसके बाद जो श्रिंकिंग उनका एक पूरा एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, ऑफकोर्स ये देख लो भाई साहब। तो इन डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाइना को भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, इंडिया को भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। फिर दोनों सोच रहे हैं कि अब जो है वो इसको बिल्ड किया जाए, क्योंकि अगर आप दोनों का दुश्मन एक है तो फिर दोस्त बनने में दिक्कत क्या ही है। इसी वजह से जो चाइना है उसके पीछे एक, अब जो चाइना चाहता है कि परमानेंट बॉर्डर सेटल हो। मैंने ये तो आपको बताया कि क्यों नहीं चाहता था। अब जो चाइना चाहता है कि बॉर्डर सेटल हो वो ये कि उनका भी दिक्कत है। उसके बाद जो उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे साउथ चाइना सी में एक्सपेंशन करना है उनको, ताइवान को कैप्चर करना है, जिसकी वजह से यूएसए को उनको टैकल करना होगा और वो एक साथ टू फ्रंट वॉर झेल नहीं सकते हैं। उसके बाद जापान के साथ उनका अलग प्रॉब्लम चल रहा है, फिलीपींस के साथ उनका अलग प्रॉब्लम चल रहा है, ये सारी सिचुएशन होती है। उसके बाद जो रशिया है वो भी बीच में आता है, वो भी कहता है कि भाई तुम लोग कब तक लड़ते रहोगे, क्वाड को अगर टक्कर देना है, यूएसए को अगर टक्कर देना है इन अ लॉन्ग रन में। एंड चाइना भी सोच रहा है कि भाई देखो, जब तक यूएसए है तब तक हमको जो है वो सुपर पावर बनने देगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, और यूएसए तो एक्सप्लिसिटली बोलता है कि हम जो है वो चाइना को ग्रो नहीं होने देंगे। तो चाइना सोचता है और इंडिया भी सोचती है, रशिया के हेल्प से दोनों को बताया जाता है कि भाई एक काम करो ना, यूएसए अल्टीमेटली सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि तुम लोग कितने भी बड़े दुश्मन हो जाओगे लेकिन तुम लोग को तो साथ में ही रहना है ना, यूएसए तो दूर है। तो इसी वजह से आज चाइना को परेशान कर रहा है, इंडिया को परेशान कर रहा है, ठीक है। तो फिर सोच लो कि उसका क्या है, यूएसए के ऊपर में तो कभी ट्रस्ट किया नहीं जा सकता। इसी वजह से चाइना जो और इंडिया जो है वो क्या करता है कि ब्रिक्स कंट्रीज को स्ट्रांग करने लगता है। अब देखिएगा आप आने वाले टाइम में ब्रिक्स करेंसी की भी बात होनी शुरू हो जाएगी, और इसमें सबको भी फायदा है, रशिया को भी फायदा है, चाइना को भी फायदा है, इंडिया को भी फायदा है, ब्राजील को भी फायदा है, साउथ अफ्रीका को भी फायदा है, और भी बहुत सारे देशों को फायदा है। तो इन सब की वजह से जो चाइना और इंडिया है उनके बीच में अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएंगे, और अच्छा भी होगा, क्योंकि एक बार अगर मतलब प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है तो इंडिया को क्या ही नुकसान होगा, इंडिया तो ऑफ कोर्स नुकसान तो होता ही है, बट इससे दिक्कत चाइना को आता है। चाइना को बहुत सारी जो उनकी एक्सपोर्ट होती थी इंडिया में, हम इंपोर्ट करते थे, वो हम बैन लगा देते हैं। उनके कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट करते थे इंडिया में, वो हम बैन लगा देते हैं। उनके जो कंपनीज अपने इंडिया में हमारे देश में बिजनेस करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, ठीक है। जो सब कुछ तरह से जो है वो इंडिया के साथ दिक्कत होता ही है। तो वो सोच रहे हैं कि देखो पाकिस्तान वाला सिचुएशन तो चला गया, वो पाकिस्तान, एक कमेंट आया था बहुत अच्छा था कि पाकिस्तान किसी का पाकिस्तान क्या तो बोला था यार, ऐसा सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। तो ये सिचुएशन है, पाकिस्तान बेवकूफ बना रहा था यूएसए को भी, चाइना को भी बनाने लगा, ये चाइना को पता चल गया, इसीलिए जो है वो ब्रिक्स वाली सिचुएशन को वो आगे बढ़ा रहे हैं, क्वाड को पीछे कर रहे हैं। इसमें दोनों का फायदा है और इसीलिए जो है वो चाइना स्ट्रांग बन रहा है। अब देखो आपसे हमको क्या उम्मीद है कि देखो अगर हमारे ऊपर में कोई बोलता है कि यार ठीक है, कोई मेरे से रिलेटेड कुछ भी कमेंट सेक्शन में आता है तो चलता है, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट में कुछ भी स्टेटमेंट्स आता है तो आप काउंटर करो यार, फाइजल हो क्या है, फाइजल हो क्या।
खून नहीं खोल रहा है। देखो भाई कमेंट सेक्शन, मैं क्यों मिटाऊंगा, मैं क्यों डिलीट करूंगा, आप खुद देखो जाकर के। बॉर्डर पार लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग बस देख रहे हैं। बट अच्छा लगा, आप लोग का बहुत सपोर्ट मिला, आप लोगों ने इस वीडियो को, इससे पहले जो वीडियो बनाया उसको बहुत सारा प्यार दिया। और इस वीडियो के लिए हम टारगेट करते हैं 300 लाइक्स, कि 24 घंटे में 300 लाइक्स आप लोग दीजिएगा। आप देखिए अब सिचुएशन ये है कि अगर आप लाइक दीजिएगा तो ये वीडियो जो है इसकी रीच बढ़ेगी, ठीक है, और रीच बढ़ेगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए ऐसे ही केस स्टडी टाइप के वीडियोस लाता रहूंगा। और आपके लिए 1 सेकंड लगेगा जो रेड वाला सब्सक्राइब वाला बटन है उसको क्लिक करने में, लेकिन मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपके सब्सक्राइब्स की वजह से, सब्सक्रिप्शन की वजह से। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।